अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अब हम अपना वेबिनार स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आपसे, फिर आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, और इन बिटवीन आपकी कोई भी क्यूरी हो आप राइट अवे मुझसे सवाल कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द एंड। जिस प्रोडक्ट का हम आज आपको डेमो दे रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है सेकहार्ट, जो कि बेसिकली एक सिक्योरिटी हार्डनिंग टूल है। अगर हम उसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, प्लीज कंफर्म कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस यस। ओके ओके। अच्छा, बेसिकली जो सेकहार्ट प्रोडक्ट है, टूल है सिक्योरिटी हार्डनिंग का, वो एक टर्किश प्रोडक्ट है। इसीलिए उनकी जो टॉप लीडरशिप है, टॉप मैनेजमेंट है, वो सारी बिलोंग करती है टर्की से। आप लोगों को जो बेसिकली सपोर्ट मिल रही होगी वो इस्तांबुल और अंकारा, दो शहर हैं जहाँ पे उनकी टीम लोकेट करती है, तो वहां से मिलेगी। और जो कोर टीम है उसमें उनके सीईओ है सरकार, जो कि सेकहार्ट के फाउंडर भी हैं। देन अहमद है, जो आप हमारे पास पाकिस्तान में विजिट भी किया था अभी रिसेंटली फॉर द सेकहार्ट लॉन्च इवेंट। हमारे साथ एस टू के साथ इन्होंने इवेंट में लॉन्च किया था सेकहार्ट को। देन उनके सीटीओ हैं कादिर, वो भी एक वन ऑफ द फाउंडर्स हैं इस कंपनी के। और उसके बाद शहाद है, ही इज वन ऑफ द फाउंडर एज वेल। तो ये बेसिकली टॉप लीडरशिप है, टॉप टीयर है सेकहार्ट। जिस कंपनी इज फाउंडेड बैक इन 2019, तो 2019 में इन्होंने ऑफिशियली स्टार्ट लिया था अपनी कंपनी का। और अब तक ओवरऑल जितने भी इनके कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड, तमाम रीजन्स में, अफ्रीका में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में, तो उन सब की कंबाइंड अगर आप डिवाइसेस जिनकी ये सिक्योरिटी हार्डनिंग अब तक सक्सेसफुली कर चुके हैं, वो बनती हैं वो मोर देन 1 लाख। अच्छा, इसके अलावा इसी सेम सेम सिक्योरिटी हार्डनिंग सोल्यूशन को टर्किश आर्मी और टर्की की जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है और उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी यही सेम टूल यूज करते हैं फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ देयर डिवाइसेस। प्लस इसके अलावा सेकहार्ड के वर्ल्ड वाइड अब तक 100+ ट्रेन पार्टनर इंजीनियर्स हैं। जितने भी इनके बिजनेस पार्टनर हैं, जैसे S2 इनका डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान में, इसी तरह इनके वर्ल्ड वाइड और भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं अदर कंट्रीज में। तो उनकी जो ओवरऑल ट्रेन रिसोर्सेज हैं सेकहार्ड की सर्टिफाइड रिसोर्सेज, वो 100+ है। ये कुछ एरियाज हैं जिनमें इनके कस्टमर्स बेस करते हैं। बेसिकली फाइनेंस सेक्टर में, यानी FSI सेक्टर में बैंक्स भी इनके कस्टमर हैं, जिसमें जिनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में, रिटेल सर्विसेज में, और इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इनके कस्टमर मौजूद है। बेसिकली इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि अगर आपको जीरो ट्रस्ट अप्रोच के साथ जाना है और अपने एनवायरनमेंट के अंदर जीरो ट्रस्ट अप्रोच इम्प्लीमेंट करनी है, तो सिक्योरिटी हार्डनिंग को हमेशा बहुत अंडररेट किया जाता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम मोस्टली हम जितने भी कस्टमर से अब तक बात कर चुके हैं जो सेकहार्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज है मैनुअल इंटरवेंशन और लैक ऑफ एक्सपर्टीज। कि जब आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जीरो ट्रस्ट को अडॉप्ट करने लगते हैं और उस उसको अपने इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मोर देन 50% लोग फेल हो जाते हैं ये करने में, क्योंकि उनके पास किसी भी किस्म का कोई भी सिक्योरिटी हार्डनिंग टूल नहीं है जो उनको उनके इन्वायरमेंट के अंदर गैप्स आइडेंटिफाई करके बता सके और एक अप टू डेट स्कोर प्रोवाइड कर सके कि उनकी कंप्लाइंस का लेवल क्या है, या उनकी डिवाइसेस कितनी हार्डन हुई हुई हैं, कितनी सिक्योर हुई हुई हैं। स्पेशली
एज पर CIS बेंचमार्क। सेकहार्ट जो है वो CIS का सर्टिफाइड पार्टनर है। तो जो भी नया बेंचमार्क रिलीज होता है CIS का, उसके बारे में सेकहार्ट को इवन बिफोर रिलीज उसके बारे में पता होता है, उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसकी। इसीलिए वो उसको अपने इंजन में विद इन 15 वर्किंग डेज इंटीग्रेट कर पाते हैं। यही वजह है कि सेकहार्ट आपको एक अप टू डेट स्कोर प्रोवाइड करता है। मैं किसी और प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा या कस्टमर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान के मेजर बैंक में विजिट किया टू डिस्कस सेकहार्ट, और उन्होंने एक टूल ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, अवेलेबिलिटी असेसमेंट टूल। और वो अवेलेबिलिटी असेसमेंट टूल भी सेकहार्ट सॉरी CIS के अगेंस्ट जो है गैप्स आइडेंटिफाई करता है, स्कोरिंग करता है। लेकिन उस टूल का चैलेंज ये था कि वो सिर्फ गैप्स आइडेंटिफाई कर सकता था, कोई रिमेडिएशन या कोई रोल बैक का फीचर उसके पास नहीं था। प्लस उसका जो स्कोरिंग थी वो अप टू डेट नहीं थी, क्योंकि एज पर लेटेस्ट बेंचमार्क रिलीज बाय CIS वो उसके इंजन में इंटीग्रेट नहीं हुए हुए थे, जिसकी वजह से उस बैंक को एक वैलिडिटी असेसमेंट टूल और एक CIS बेंचमार्क गैप्स आइडेंटिफिकेशन टूल होने के बावजूद भी उनको मैन्युअली वर्क करना पड़ रहा था CIS की बेंचमार्क से लेटेस्ट जो है बेंचमार्क डाउनलोड करके उसके अगेंस्ट उनको अपनी सारी इन्वायरमेंट को और सारी डिवाइसेस को एनालाइज करना पड़ रहा था, अपने स्पेशली अपने सर्वर्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आपके पास कोई टूल है जो आइडेंटिफाई कर भी सकता है एज पर CIS बेंचमार्क आपके सारे गैप्स, तो उसके बावजूद भी अगर वो अप टू डेट और एक्यूरेट स्कोरिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको और कंप्लीट विजिबिलिटी नहीं दे पा रहा आपको, तो भी आप जो है आपको मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, और आपके पास ऑडिटर के लिए कोई अप टू डेट रिपोर्ट नहीं होगी जो आप उसको प्रेजेंट कर सकें और आप प्रूव कर सकें कि आपकी इन्वायरमेंट कितनी सिक्योर है या उसमें हार्डनिंग, सिक्योरिटी हार्डनिंग का और CIS बेंचमार्क इम्प्लीमेंटेशन का जो है स्कोर क्या है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एज पर CIS, अगर आप अपने नॉर्मली विंडोज सर्वर्स की बात करें, तो विंडोज सर्वर की अगर आप कोई हार्डनिंग नहीं करते, कोई CIS कंट्रोल इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो उसका एवरेज स्कोर होता है अराउंड 20 to 21%। ठीक है। जब आप उसकी कंप्लीट हार्डनिंग करते हैं, तो उसके बाद यू कैन से कि हाँ, जितने भी कंट्रोल्स आइडेंटिफाई हुए अगर आपने सारे के सारे इम्प्लीमेंट कर दिए, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं 95% तक जा सकता हूँ। लेकिन हमें भी, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है, आप लोग फील्ड में काम करते हैं, कि सारे के सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उससे हमारा बिजनेस ऑपरेशन सफर कर रहा होता है। तो हम सिर्फ वही कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में कि जिसके थ्रू हम ये मेक श्योर कर सकें कि हमारी सिक्योरिटी और हमारा सिक्योरिटी पोस्चर भी इम्प्रूव हो, और साथ के साथ हमें एक राइट बैलेंस रखना पड़ता है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि जहां हमारा बिजनेस ऑपरेशन सफर ना करे। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज होती है कि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्योरिटी हार्डनिंग एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। ठीक है। उसके लिए आपके पास टैलेंट की शॉर्टेज होती है कि जिसके ऐसे लोग आपको मार्केट में बहुत इजीली नहीं मिल पाएंगे जो उन्होंने CIS कंट्रोल्स ग्रुप पॉलिसी के थ्रू मैन्युअली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए हों। होते तो हैं, ये से नहीं कह रहा कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन कम होंगे। उन ऐसी एक्सपर्टीज रखने वाले लोग मार्केट में आपको कम मिलेंगे। तो वो जो एक्सपर्टीज है वो आपको सेकहार्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने सोल्यूशन के अंदर, अपने टूल के अंदर। और उससे होगा क्या, आप अचीव क्या करेंगे? आप अचीव ये करेंगे कि आपकी जो करंट IT की ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिसोर्सेज हैं, उनको जाके CIS को पढ़ के उसको समझ के उसको कंप्लीट उसकी विजिबिलिटी लेके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनको एक कंप्लीट विजिबिलिटी और नॉलेज और एक्सपर्टीज सेकहार्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने इंजन में, अपने टूल के अंदर। प्लस एक चीज ये होती है कि बिजनेस ऑपरेशन सफर ना हो, तो उसके लिए सेकहार्ट करता ये है कि आपके एनवायरनमेंट में जो भी आप रेमेडिएशन करते हैं, जो भी सेकहार्ट के थ्रू आप कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको लगता है कि आपकी कोई बिजनेस एप्लीकेशन सफर कर रही है या बिजनेस ऑपरेशन सफर कर रहा है, तो आप उसको जिस तरह रियल टाइम में रिमेडिएट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी तरह रोल बैक भी कर सकते हैं सिंगल क्लिक में, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी अपने लाइव डेमो में आफ्टर द प्रेजेंटेशन। अच्छा, दूसरी चीज ये कि टिपिकली एक जो डिस्कवरी है वो सिर्फ 35% तक तो होती है एसेट्स की।
ठीक है। और उसकी विजिबिलिटी, उसके आगे आपको अपनी एसेट्स की विजिबिलिटी भी नहीं मिलती और उनका करेक्ट सिक्योरिटी पोस्चर भी नहीं मिलता। तो सेखार्ड के अंदर 20+ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने एसेट्स को डिस्कवर भी कर सकते हैं और उनके गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट यूएसपी जो सेखार्ड की मैं आपको बताता हूँ ये है कि ऐसा नहीं है कि सेखार्ड सिर्फ विंडोज सर्वर्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग करेगा या सिर्फ लिनक्स सर्वर्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग करेगा। सेखार्ड जो है वो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस की भी हार्डनिंग करेगा, चाहे वो आपका लोड बैलेंसर है, आपका वैप है, आपकी फायरवॉल है, आपका नेटवर्क स्विच है, आपका वायरलेस कंट्रोलर है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा फॉर सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज इन द चैट सेक्शन। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्जन्स ओएस के सपोर्टेड हैं सेखार्ड में, प्लस कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को सेखार्ड सपोर्ट करता है या उनकी हार्डनिंग को सपोर्ट करता है। तो एक और मैं यूएसपी आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट से काट के बताना चाहूंगा कि एक चीज ये होती है कि जब आप पैच मैनेजमेंट करते हैं या कोई भी टूल डिप्लॉय करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो उसमें एक लिमिटेशन भी आ जाती है कि आप एंड ऑफ लाइफ जो वर्जन है वेंडर की तरफ से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 7 विंडोज 8 एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं, आप उसकी पैचिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन सेकहार्ड से आप एटलीस्ट उसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग कर सकते हैं। तो चाहे लिनक्स के भी एंड ऑफ लाइफ वर्जन हो, रेडिट का वर्जन 6 है 7 है, या ओरेकल लिनक्स का वर्जन 6 से 7 है, या सेंटोस का वर्जन 6 और 7 है, तो ये बेसिकली एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स हैं वेंडर की तरफ से। अब इनके कोई नए पैच तो रिलीज नहीं होते, तो आप उनको सिक्योर कैसे बनाएंगे? तो ये आपके लिए पैचिंग तो नहीं करता किसी भी किस्म की, ना वर्चुअल पैचिंग करता है ना फिजिकल पैचिंग करता है, लेकिन ये एटलीस्ट एज पर सीआईएस बेंचमार्क जो सीआईएस के कंट्रोल्स हैं वो इंप्लीमेंट करके दे सकता है आपको एंड ऑफ लाइफ डिवाइसेस पे भी, और उन डिवाइसेस पे भी जो नेटवर्क डिवाइसेस है आपकी फायरवॉल्स हैं, उनके अगर फर्मवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अगर वो भी एंड ऑफ लाइफ हो चुका है तो उसके भी एंड ऑफ लाइफ वर्जन को सपोर्ट करता है। जैसे सिस्को है, फोर्टीनेट है, फोर्टीगेट है, पालो अल्टो है। अगर आपकी फायरवॉल और आपके नेटवर्क स्विचेस के फर्मवेयर के वर्जन भी एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं तो उसकी भी आप सिक्योरिटी हार्डनिंग कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब जो एक सबसे जो सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है आपको सेकहार्ड, वो ये कर रहा है कि अगर आपके विंडोज सर्वर्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग नहीं हुई भी, एक रॉ विंडोज सर्वर आप नया ऑनबोर्ड करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग करने के बाद आप अपने पोस्चर को उस सर्वर के किस हद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो सेकहार्ड ये क्लेम करता है कि आप 95% तक उसका स्कोर ले आ सकते हैं अगर एक सिंगल विंडोज सर्वर की मैं बात करूं तो। लेकिन अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि सारे के सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट करना हमारे बस में नहीं होता, उसके लिए हमें अप्रूवल नहीं मिलती, या अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे हमारा बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस एप्लीकेशन सफर करती है, जिसकी वजह से हमें उसे रोल बैक भी करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। ठीक है। तो आइडियली अगर मैं बात करूं तो हम अपनी आफ्टर पैचिंग एंड आफ्टर सिक्योरिटी हार्डनिंग हम अपने स्कोर को अप टू 70 to 75% तक ले जा सकते हैं। उसके बियॉन्ड ले जाना प्रैक्टिकली नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल तो होता है, लेकिन एवरेज स्कोर ऑर्गेनाइजेशंस का यही होता है 70 to 75%, क्योंकि सारे के सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी स्पीड के ऊपर। फिर अगर मैं ये बात करूं कि कौन कौन से जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्री फ्रेमवर्क्स हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, तो उसमें एक तो आपका ZT है, जीरो ट्रस्ट है, नेस्ट है, GDPR है, ISO 27001 है, और CIS बेंचमार्क तो है ही, वो तो मेन इसका फीचर है। ठीक है। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स को ये सपोर्ट करता है। उसी की बेसिस पे ये आपको ऑडिट रेडी रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है, डैशबोर्ड भी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप ये अपने ऑडिटर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने कितनी हार्डनिंग कर ली है सक्सेसफुली। क्योंकि देखिए, जब आप ग्रुप पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल इंप्लीमेंट करते भी है ना, तो वो आप सारी 100% श्योर नहीं होते कि वो ग्रुप पॉलिसी कितनी डिवाइसेस पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। ठीक है। कई दफा आपको मैनुअल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जीपी अपडेट की, ग्रुप पॉलिसी की कमांड भी चलानी पड़ती है सारे डिवाइसेस पे टू इम्प्लीमेंट द अपडेटेड ग्रुप पॉलिसी। तो उस ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप इम्प्लीमेंटेशन तो कर देते हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन और उसकी करेक्ट स्कोरिंग करने के लिए आपको एक टूल रिक्वायर्ड होता है, तो वो टूल बेसिकली सेकहार्ड।
अच्छा, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एज पर गार्टनर, वो एक हैवी अमाउंट स्पेंड करते हैं टू हायर कंसल्टेंट जो उनको बताए कि भाई आपके इन्वायरमेंट में आपने सक्सेसफुली कितने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं विंडोज सर्वर्स पे, लिनक्स सर्वर्स पे, अपनी नेटवर्क डिवाइसेस पे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर एक लेगेसी प्रोटोकॉल है HMD1, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस पे, फायरवॉल्स पे इनेबल होता है अभी भी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे और फिर भी वो इनेबल्ड है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो एक वल्नरेबिलिटी कंसिडर किया जाएगा और वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है किसी भी हैकर की तरफ से, किसी भी अटैकर की तरफ से, कि अगर वो एक लेगेसी वर्जन यूज कर रहा है तो कि एक अनसिक्योर वर्जन है, अगर वो इनेबल्ड है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये एक गैप है जो आपको फिल करना है। और वो गैप आइडेंटिफाई कौन करके देगा आपको? वो सेखार्ड करके देगा। इसी तरह अगर आपके विंडोज सर्वर्स हैं, लिनक्स सर्वर्स हैं, उन पे मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुई भी होती हैं और उसकी सर्विसेज भी इंस्टॉल हुई भी होती हैं, जो डिफॉल्ट जो फीचर्स हैं विंडोज के अपने हैं, विंडोज सर्वर्स के और एंड पॉइंट के ऊपर भी, ओएस में, विंडोज 10 में, विंडोज 11 में। लेकिन वो सर्विसेज यूज नहीं हो रही, वो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन वो स्टार्टेड है, एनेबल्ड है, तो वो भी एक जस्ट लाइक SMB1, वो आपकी जो सर्विसेज हैं एनेबल्ड, वो यूज भी नहीं हो रही किसी एप्लीकेशन में, तो वो इनेबल्ड है अगर, तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी कंसिडर की जाएगी और वो भी बिल्कुल एक अटैकर या जो है वो उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो इस तरह के भी सारे गैप्स आपको सेगहार्ट आइडेंटिफाई करके देगा। उसके लिए आपको कोई कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, या आपकी टीम को कोई CIS की सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें, नॉलेज और एक्सपर्टीज उसकी वो सेगहार्ट आपको प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब डिफरेंट लेवल्स होते हैं CIS कंट्रोल के ना, IG1, IG2, IG3। इट डिपेंड्स कि आपने कितने नंबर ऑफ कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं, उसकी बेसिस पे वो आपको एक ग्रेडिंग करके देते हैं। कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने IG CIS सेफगार्ड का लेवल अचीव कर लिया, तो आप जो टॉप 5 अटैक्स होते हैं उसके अगेंस्ट कितने परसेंट प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो मालवेयर, अगर आप IG1 के लेवल तक पहुंचते हैं, तो आप अगेंस्ट मालवेयर आप 77% सिक्योर हैं। अगेंस्ट डेसिमवेयर आप 78% सिक्योर हैं। अगेंस्ट वेब एप्लीकेशन हैकिंग आप 86% सिक्योर हैं। अगेंस्ट अगेंस्ट इनसाइडर एंड टेररिस्ट मिसयूज आप 86% सिक्योर हैं। और टारगेट इंटेलिजेंस के अंदर आप 83% सिक्योर हैं। सिमिलरली, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं और IG3 के लेवल तक पहुंचते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव होगा और उसकी परसेंटेज उसमें मेंशन की हुई है स्लाइड में कि कितनी इंप्रूवमेंट आएगी आपके सिक्योरिटी पोस्चर में अगेंस्ट टॉप 5 अटैक्स। आप उसका उस लेवल तक पहुंचने का तरीका क्या है, क्या करने से आप वो लेवल अचीव करेंगे? तो अगेंस्ट टोटल जो सेफ गार्ड्स हैं IG1 के अंदर, वो 56 हैं। अगर वो सारे के सारे 56 कंट्रोल्स आपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिए, तो फिर CIS जो है वो आपको एक एक तरह से सर्टिफिकेशन देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, आपको एक लेवल देता है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने CIS का लेवल 1 अचीव कर लिया है, IG1 अचीव कर लिया है। फिर जब आप मजीद सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं, 130 या उससे ज्यादा कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका लेवल अपग्रेड होके IG2 हो जाता है। फिर एक और नेक्स्ट लेवल है IG3। उसके लिए आपको जो CIS के बेंचमार्क के अगेंस्ट एटलीस्ट 153 कंट्रोल्स अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर आप IG3 के लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं और जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, वो किस तरह से हो रही है आजकल, उसका जो सबसे एंड है वो क्या है? वो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की, आपकी नेटवर्क डिवाइसेस की मिसकॉन्फ़िगरेशंस या वीक सिक्योरिटी सेटिंग्स। जिसकी हमने अभी आपको दो मिसालें दी कि आपके विंडोज सर्वर्स पे, लिनक्स सर्वर्स पे अगर अनयूज्ड अनरिक्वायर्ड सर्विसेज स्टार्टेड है, इनेबल्ड है, रनिंग है, तो वो भी एक्सपायर्ड हो सकती हैं। आपकी नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में लेगेसी प्रोटोकॉल्स जो है वो अगर इनेबल हुए हैं और वो यूज भी नहीं हो रहे, वो आपके किसी काम के भी नहीं है, इन यूज भी नहीं है, तो भी वो इनेबल हुए हैं, तो भी एक मिसकॉन्फ़िगरेशन है और एक वीक सिक्योरिटी सेटिंग है, जिसको कोई भी अटैकर इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें कि व्हाट इज सिक्योरिटी हार्डनिंग, सिक्योरिटी हार्डनिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की या नेटवर्क डिवाइसेस की
कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को कुछ इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो आपकी अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं उनको एलिमिनेट कर सके, जो अननेसेसरी पोर्ट्स जो यूज भी नहीं हो रही वो आपने अलाउ की हुई है, इनेबल छोड़ी हुई है, उनको आप क्लोज कर सकें, आप अपनी ऑथेंटिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, स्ट्रॉन्गली आप उसको इन्फोर्स कर सकें, और इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर अप्लाई कर सकें। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड सिक्योरिटी हार्डनिंग। और गोल उसका ये होता है कि आपकी जो अटैक सर्विस है उसको मिनिमाइज किया जाए, ऐसी चीजें जो अटैकर जो एक्सप्लॉइट कर सकता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर उनको मिनिमाइज किया जाए। और उसके लिए एक्सप्लॉइटर का जो काम है या जो अटैकर का काम है उसको और मुश्किल बनाया जाए अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है आपके एनवायरनमेंट को अटैक करने की या एक्सप्लॉइट करने की। उसमें क्या क्या चीजें कवर हो जाती हैं, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डनिंग होती है, आपकी नेटवर्क डिवाइसेस की हार्डनिंग होती है, आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो आपके एनवायरनमेंट में चल रही हैं उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग होती है, आपकी डेटाबेस की हार्डनिंग होती है, आपकी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्डनिंग होती है, आपकी AWS क्लाउड की, आपकी Azure क्लाउड की, गूगल क्लाउड की सब सिक्योरिटी हार्डनिंग को भी सेकहार्ड सपोर्ट करता है, और एंड पॉइंट्स की हार्डनिंग को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, अब अगर आप सिक्योरिटी हार्डनिंग की इंपॉर्टेंस मुझसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से आप अचीव क्या करेंगे, तो अगेंस्ट अगेन वो आपको कह रहे हैं कि आपकी जो अटैक सर्विस है उसको आप रिड्यूस करेंगे, अननेसेसरी एंट्री पॉइंट्स को, जो एक लूप होल्स हैं या बंद दरवाजे हैं या जो आपने अटैकर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोले हुए हैं कि आए और अटैक करें, तो वो सारे दरवाजे ही आपके लिए बंद करेगा बेसिकली। डेटा ब्रीचेस को एक्सेस करने की अटेम्प्ट की जा रही है इलीगली अनएथिकली, तो उसको ये सिक्योर बनाएगा, आपकी कंप्लाइंस को इम्प्रूव करेगा, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, ISO है, निस्ट है, PCI DSS है, GDPR है, HIPAA है, CIS बेंचमार्क्स हैं, इनको आपके इन्वायरमेंट में इम्प्लीमेंट करेगा, उसके अगेंस्ट आपकी स्कोरिंग करेगा, आपको बताएगा कि आप किस हद तक कंप्लाइंट हैं अगेंस्ट ऑल दीज फ्रेमवर्क्स। फिर आपकी जो इनसाइडर थ्रेट्स है, आपने अननेसेसरी एक्सेस दी हुई है लोगों को, ठीक है, प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, उनको उनका अगर मिसयूज हो रहा है तो ये वो आइडेंटिफाई करेगा आपके लिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली, जो लेगेसी प्रोटोकॉल या लेगेसी सर्विसेज जो अननेसेसरी जो यूज भी नहीं है वो आपके इन्वायरमेंट में इनेबल्ड है, तो वो कुछ ना कुछ आपके CPU को, रैम को, स्टोरेज को कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इस तरह के जब आप गैप्स सारे कवर करते हैं और उनको क्लोज करते हैं, तो उससे आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपके विंडोज सर्वर्स हैं, आपके एंड पॉइंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, प्लस आपकी जो ओवरऑल साइबर रिलीजेंस है आपके इन्वायरमेंट की, और जो आपका सिक्योरिटी पोस्चर है वो इम्प्रूव होता है। अच्छा, अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है, अच्छा, एक मैं आपको लाइसेंसिंग मॉडल के हिसाब से भी समझा दूं कि जब आप एक डिफॉल्ट जो आप सिक्योरिटी हार्डनिंग का BOQ लेते हैं, मॉड्यूल लेते हैं सेकहार्ट से, तो उसके साथ आपको एक और फीचर जो है बहुत अच्छा वो मिलता है इसके साथ, डिफॉल्ट इन टाइटल में है वो एड ऑन, लेकिन उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, वो बंडल्ड है आपके सिक्योरिटी हार्डनिंग के मॉड्यूल के साथ। तो आपको मिलती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी मैनेजर वाली कैपेबिलिटीज, बिल्कुल जैसे आपके रैपिड 7 के अंदर है या टेर्मिनल एसएस के अंदर है। तो ये CVE डेटा के अगेंस्ट आपको सिर्फ सिक्योरिटी हार्डनिंग का स्कोर नहीं बताता, ये आपको सिक्योरिटी स्कोर भी बताता है अगेंस्ट द सीवीज। CVE डेटा भी ये डाउनलोड करता है अपने इंजन में, उसके अगेंस्ट स्कैन भी चलाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, विंडोज सर्वर पे और लिनक्स सर्वर्स पे। तो जो आपकी विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर जब आप उसके सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे इंजन से सेकहार्ट के, तो वो आपको सिर्फ हार्डनिंग का स्कोर नहीं बताएगा, वो आपको CV डेटा के अगेंस्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी स्कोर बताएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना सिक्योर है। हाँ, पैच मैनेजमेंट ये नहीं करता, लेकिन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन को स्कैन करता है, वल्नरेबिलिटी जैसे स्कोरिंग करता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की को सपोर्ट करता है, उनकी सिक्योरिटी जो कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी जो वल्नरेबिलिटी स्कोर है, सिक्योरिटी स्कोर है, उसको स्कैन करता है और उसकी आपको विजिबिलिटी देता है। अच्छा, अगेन मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, तो पालो अल्टो है, डेल है, फोर्टिनेट है, वावे है, सिस्को है, HP है, F5 है, जुनिपर है, सोफोस है, अवाया है, जो कि आप अवाया के आप मोस्टली वो यूज कर रहे होते हैं, आप IP फोन्स यूज कर रहे होते हैं। तो इस सेंटोस है, रेड हैट है, DPN, कुबरनीटीज, डॉकर्स, ओपन शिफ्ट, सुसे, ubuntu, macOS, nginx, oracle database, mongodb, MS exchange, MS office,
ये सारे वेल नोन ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी सपोर्टेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल हैं सेकहार्ड के, जिनकी ये सिक्योरिटी हार्डनिंग आपके लिए कर सकता है। अच्छा, अब एक ही केस स्टडी है कि बेसिकली एक कस्टमर है सेकहार्ड का, सीके एनर्जी, ये टर्किश कंपनी है। तो जब उनके पास कोई सिक्योरिटी हार्डनिंग टूल नहीं था, सेकहार्ड नहीं था, तब उनके विंडोज सर्वर्स का क्या स्कोर था, उनकी फायरवॉल्स का क्या स्कोर था, उनके स्विचेस का और राउटर्स का क्या स्कोर था। और सेकहार्ड इंप्लीमेंट करने के बाद और सेकहार्ड से सिक्योरिटी हार्डनिंग और सीआईएस कंट्रोल इंप्लीमेंट करने के बाद उनके स्कोर में क्या इंप्रूवमेंट आई, ये बेसिकली उसकी केस स्टडी का एक ग्राफ है कि विंडोज सर्वर्स पे पहले उनका एवरेज स्कोर था 22%, तो बाद में वो अप टू 90% चला गया। फिर फायरवॉल्स पे अगर उनका स्कोर था 25% एवरेज स्कोर, तो वो इम्प्रूव होकर 85% पे चला गया। फिर स्विचेस के ऊपर, नेटवर्क स्विचेस के ऊपर उनका स्कोर था 23%, तो वो 94% पे चला गया। राउटर के ऊपर उनका स्कोर था 20%, तो वो अप टू 98% चला गया। तो ये चीज, इस चीज की डिपेंडेंसी जो है ना, कि आपका सिक्योरिटी पॉस्चर कितना इंप्रूव होता है और आपका एवरेज स्कोर कितना इंप्रूव होता है, ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपने कितने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं अपनी डिवाइसेस पे, अपने एनवायरनमेंट में, एज पर सीआईएस बैंक पर। यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन एंड लाइव डेमो, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा वो ये है कि आप हमसे एक बजटरी कोटेशन लेंगे फॉर प्राइसिंग, टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग। मैं आपको मॉडल बता देता हूँ उसका। लाइसेंसिंग मॉडल है एसेट बेस्ड। अगर आप बात करेंगे एंड पॉइंट्स की, तो 4000 एंड पॉइंट्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग करने के लिए, जिसमें विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11 डिवाइस शामिल हैं, आपको 4000 डिवाइसेस की सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए 1000 एसेट्स का लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी एक एसेट बेस्ड लाइसेंस जो है वो 4 एंड पॉइंट्स को कवर करेगा। ठीक है। लेकिन जब बात आएगी सर्वर्स की और नेटवर्क डिवाइसेस की, स्विचेस की, तो एक एसेट बेस्ड लाइसेंस एक डिवाइस को, एक एसेट को कवर करेगा। ठीक है। तो जितने भी आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल हैं, हर एसेट के लिए एक लाइसेंस कवर होगा। लेकिन अगर एंड पॉइंट्स की बात करेंगे, तो एक एसेट बेस्ड लाइसेंस जो है वो 4 डिवाइसेस को कवर करेगा, 4 एंड पॉइंट्स को कवर करेगा। अब हम चलते हैं लाइव डेमो की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगा आपसे, शेयर करके। जी सलमान साहब, आपका सवाल है, फरमाइए। अभी इस चीज पे अगर आप लोगों को कोई सवाल आते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, चलिए खैर, बाद में भी अगर आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं राइट अवे। चलो, एक मिनट। जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? तो ये है जी जी, हमारा। आ रही है, नजर आ रही है। ओके। अच्छा, ये है बेसिकली हमारा मेन डैशबोर्ड।
जो कि हमें अपने पूरे एनवायरनमेंट का एवरेज स्कोर बताता है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बाकी चीजें भी दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर जो टॉप 10 डिवाइसेस हमने कवर की हुई हैं, इसके अंदर इंटीग्रेट की हुई हैं, तो ये उनका हार्डनिंग स्कोर बता रहा है। तो बेसिकली हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका स्कोर इस वक्त हाईएस्ट है आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सीआईएस कंट्रोल एंड बेंचमार्क। ठीक है। और इसको हम ऑर्डर चेंज करके डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई जिन डिवाइसेस का स्कोर सबसे कम है पहले वो हमें दिखाओ, नजर आओ, वो हमें नजर आनी चाहिए। ठीक है। फिर अगर हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करें, तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि सिक्योरिटी स्कोरिंग भी करता है आपकी, यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके आपको सीवी डेटा के अगेंस्ट आपका सिक्योरिटी स्कोर भी बताता है। तो जो ये मेरी सेकहार्ट सर्वर है बेसिकली, ये है ubuntu में बनी हुई एक ओवीएफ है, जो मैं आपसे शेयर करूंगा अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं फॉर पीओसी एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये बेसिकली ओवीएफ टेम्पलेट बनी हुई है ubuntu 22 वर्जन के ऊपर, और उसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग भी हुई हुई है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि टॉप डिवाइस सेकहार्ट सर्वर है और उसकी स्कोरिंग जो है वो 90% स्कोर बता रहा है। तो ये ओवीएफ टेम्पलेट सेकहार्ट ने खुद हमें सिक्योरिटी हार्डनिंग करके प्रोवाइड किया। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, जो सिक्योरिटी स्कोर है वो भी आपको हाईएस्ट टू लो, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर आप देख सकते हैं कि कौन सी डिवाइस के ऊपर है। तो मैंने अपने पास से कुछ, एक तो ये वांति ईपीएम सर्वर सर्वर जो है ये बेसिकली विंडोज सर्वर में बनी हुई एक एप्लीकेशन है हमारी। और इस एक जिकोनियम डीएलपी का सर्वर है, ये भी विंडोज सर्वर डिवाइस है। तो जो विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर डिवाइसेस होंगी उनकी सिक्योरिटी स्कोरिंग आपको ये डैशबोर्ड पे प्रोवाइड कर देगा। फिर अगर जितनी ज्यादा डिवाइसेस आप ऐड करते चले जाते हैं और उनकी सक्सेसफुली इंटीग्रेशन के बाद आप उस पर रिमेडिएशन इंप्लीमेंट करते हैं, जो सीआईएस कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हुए उनको रिमीडिएट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो ग्रेजुअली आपका हर डिवाइस का इंडिविजुअली और ओवरऑल स्कोर आपका बढ़ता है, इंप्रूव होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट हो जाएगी आपके पास जैसे जैसे आप हार्डनिंग करते जाएंगे सक्सेसफुली। ये आपको ओवरऑल स्कोर बताने के लिए है। फिर अगेन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो सिक्योरिटी स्कोर वो बता रहा है। अब वो विंडोज सर्वर की दो डिवाइसेस हैं और लिनक्स सर्वर की एक डिवाइस है। तो उसके उन तीन डिवाइसेस का एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको बता रहा है कि वो उन डिवाइसेस की जो एज पर पैच मैनेजमेंट अगर आप कहें तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट उसकी कितनी हुई है, और उसमें से कितनी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं अगेंस्ट द सीवी डेटा, और क्या गैप्स हैं। ठीक है। फिर अगर हम मूव ऑन करें तो डिटेल में जाएं, तो ये टोटल जो 10 डिवाइसेस मैंने इंटीग्रेट की हुई है इसमें से अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं राइट अवे। नेट पे लिख के दिए हुए क्वेश्चंस ना, ये एक ओके तो ओके। मेरा था। हाँ, ये एजेंट, ये बेसिकली एक और अच्छी बात इसकी ये है सेगहार्ट की कि ये एक एजेंटलेस सॉल्यूशन है। तो आपको अपने एंड पॉइंट्स पे टारगेट डिवाइस पे कोई एजेंट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये दो बेसिक टेक्नोलॉजी जो यूज करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, वो विंडोज बेस्ड डिवाइसेस के लिए यूज करता है विंडोज आरएम। ठीक है। और उसमें एनटीएलएम, करबरोस, ये सारे ऑथेंटिकेशन मेथड सपोर्टेड है। सिमिलरली फॉर नेटवर्क डिवाइसेस एंड लिनक्स डिवाइसेस के लिए आप पुटी के जरिए अपनी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह आप नॉर्मली पुटी के थ्रू डिवाइसेस को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, तो वही सेम एसएसएच प्रोटोकॉल को ये यूज करते हुए आपकी डिवाइसेस को अपने सिस्टम से इंटीग्रेट करता है और उसकी स्कोरिंग करता है सिक्योरिटी हार्डनिंग आपके लिए। अच्छा, मूविंग ऑन टू द लैब एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपके पास आपकी डिवाइसेस के अगेंस्ट जो हमने पहले सक्सेसफुली रन किया हुआ है स्कैन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी हार्डनिंग स्कोर आपके पास आ रहा है। ठीक है। सबसे टॉप पे है सेकहार्ट सर्वर, जो कि खुद सेकहार्ट ने हमें सिक्योर करके दिया है, सिक्योरिटी हार्डनिंग करके दिया है। फिर उसके बाद डीएलपी रिपोर्ट्स की मशीन है। इस पे मैंने कुछ, ये बेसिकली डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस है, इसको मैंने इंटीग्रेट किया है। उसकी मैंने कुछ सिक्योरिटी हार्डनिंग की थी तो उसका स्कोर इंप्रूव होकर 59% पे चला गया। फिर सिमिलरली एक डीएलपी लॉक के नाम से डेटाबेस इंस्टेंस है एसक्यूएल की, उसकी मैंने सिक्योरिटी हार्डनिंग की तो उसका स्कोर इंप्रूव होके
57% तक चला गया। फिर सिमिलरली हमारी एडी है, एडी का स्कोर आपके सामने आ रहा है, 38% है। हमारा ईपीएम सर्वर जो है बेसिकली वो है विंडोज सर्वर, तो वो उसका स्कोर है इस वक्त 25%। और जो हमारी फायरवॉल है उसका स्कोर है 25%। तो ये आपकी जितनी भी चाहे डेटाबेसेस हो, फायरवॉल है, सारी डिवाइसेस की इंटीग्रेशन के बाद ही हम पे हार्डनिंग स्कोर आप के लिए स्कैन चलाता है और आपको स्कोरिंग करके देता है एज पर द सीएस बेंचमार्क। अब मुझे आप कहेंगे कि अगर मिसाल के तौर पर मुझे कोई नई डिवाइस ऐड करनी है इसके अंदर तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका एक आसान मैनुअल तरीका जो है वो ये है कि विदाउट रनिंग एनी डिस्कवरी, अगर आपको अपनी टारगेट डिवाइसेस का आईपी एड्रेस, एफक्यूडीएन, उसका होस्ट नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम मालूम है, तो आप उसको किसी भी टाइम पे ऐड कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट करेंगे कि मुझे आज ये क्या ऐड करना है। अब हमने कहा सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्वर सेलेक्ट करने के बाद आपने वेंडर सेलेक्ट करना है, आपने विंडोज सेलेक्ट कर दिया। आपने फैमिली सेलेक्ट करनी है, आपने विंडोज सर्वर की फैमिली सेलेक्ट कर ली। फिर लेट्स से मुझे विंडोज सर्वर 2022 की एक डिवाइस को ऐड करना है, ये डिसाइड हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेज पे वो आपसे पूछेगा कि इस डिवाइस की आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं एक डमी आईपी डाल देता हूँ, 10.225.102. T8, ठीक है, मैं डमी आईपी डालता हूँ। या मैं इसका एक जो है डमी होस्ट नेम डाल रहा हूँ, अमर @s2-cs. ठीक है। फिर अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास उसका मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है, डिवाइस का जो भी नाम जिस नाम से मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने डिस्प्ले हो एज अ डिवाइस नेम, वो नाम मैंने दे दिया यहाँ पे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि एक तो ये मैं कर सकता हूँ कि मैंने जो पिछली डिवाइसेस को ऐड किया था और उस वक्त जो क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए थे, मैं वो क्रेडेंशियल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डोमेन एडमिन है, यहाँ पे फायरवॉल का अकाउंट है, यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ऐसे का अकाउंट है, ठीक है। तो या सिंपल एक नॉर्मल लोकल एडमिन अकाउंट है, ठीक है। तो हर तरीके से मैं ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे वो अकाउंट यहाँ पे मौजूद है पहले से, लेकिन मैं कहता हूँ कि नियर इन अकाउंट से ये मशीन एक्सेस नहीं होगी, इसका यूजर नेम पासवर्ड डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं अगर एक नया यूजर नेम पासवर्ड इसमें ऐड करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। अकाउंट नेम मेंशन करूंगा, यूजर नेम मेंशन करूंगा, उसको पासवर्ड मेंशन करूंगा, कंफर्म हमारे लिए पासवर्ड। एक चीज प्लीज, सॉरी मैं अभी बीच में इंटरप्ट बोले कर रहा बोले हूँ। बोले बोले मैंने इसलिए लेट ज्वाइन किया था। अगर मुझे ये किसी अपने होस्ट पे भी करना हो, जैसे होस्ट में, तो उससे भी मैं कर सकता हूँ ना? दोबारा बोलिएगा, आपकी मैं बात, अगर आपकी अपने, सवाल में समझा नहीं, सॉरी। अच्छा सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अगर ये अपनी जो यूटिलाइजेशन है या सारी स्टैक हार्ड अगर मैं अपने किसी होस्ट पे करना चाहूँ, मतलब मुझे किसी एक होस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी, ये सारी होस्ट की सर्वर की, तो वो भी इसमें आ जाएगी? मुझे सारे मतलब ये सब कुछ के हाँ, आ, आपका जो हाँ, जी जी आपका जो बोलिए बोलिए। VMware, आपका अगर VMware एनवायरनमेंट चल रहा है तो आपके जो जी जी ESXi सर्वर होस्ट है ना, जी जी जैसे जी। वर्जन अगर उसका 8 है तो वो भी सपोर्टेड है। ये एक सवाल मेरे पास एक और कस्टमर से भी आया था अभी रिसेंटली। सही। तो आपकी जो VMware वर्चुअल इन्वायरमेंट है, चाहे वो हाइपर वी है या जो आपका VMware ESXi हाँ सर्वर हाँ, है, जी जी जी। उसकी भी सिक्योरिटी हार्डनिंग ये करता है। तो जब मैं ऑलराइट। आपसे सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज की लिस्ट शेयर करूंगा ना चैट के अंदर कि जी कौन जी कौन सी टेक्नोलॉजीज और वर्जन को ये सपोर्ट करता है, उनकी सिक्योरिटी सही। हार्डनिंग की सपोर्ट करता है, तो जी उसमें जी। आपको वो ESXi सर्वर वर्जन 8 जो है VMware का, वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। सही हो गया, थैंक यू तो थैंक यू। तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। अब जैसे मैंने अब बेसिकली यहाँ मेरे पे, असल में क्लाइंट की एक, सॉरी, मैं असल में क्लाइंट की एक क्यूरी थी, रिक्वायरमेंट थी ना, तो लॉन्ग अगो, हाँ, मतलब इट हैज बीन 3 और 4 मंथ्स अच्छा, में भी ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं हुआ, मतलब समझ चीज चली मैं रहेगी। समझ गया आपकी बात। आप किस क्लाइंट की बात कर रहे हैं, मैं उसका नाम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूंगा। समझ गया। बिल्कुल। ये कीवी कहाँ से आई है मुझे मालूम है, तो खैर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अब आपको टेक्नोलॉजीज बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सपोर्टेड है, ठीक है। RDP भी है, VNCP, HTTP, HTTPS, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं कनेक्शन करने के लिए एक डिवाइस से, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं RDP सेलेक्ट करता हूँ तो टू फर्दर ड्रिल डाउन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मेरे पास बिन RM है, RPC है। बिन RM सेलेक्ट कर लिया मैंने। बिन RM सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है, बेसिक लेवल भी है, NTLM भी है, सर्टिफिकेट अकाउंट का ऑप्शन भी है और कर्बरोज भी। तो बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से नॉर्मली हम जो है विंडोज सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए कर्बरोज को यूज करते हैं, विच इज कंसिडर टू बी अ मोर सिक्योर ऑप्शन, ठीक है। फिर डिफॉल्ट पोर्ट यहाँ पे आपके सामने मेंशन हो रही है कि ये 5985 डिफॉल्ट पोर्ट है, जिसके ऊपर जाके ये
उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फिर अकाउंट टाइप क्या होगी, ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई एंड्रॉयड वो मोबाइल डिवाइस है, एंड्रॉयड है, तो उसके लिए एंड्रॉयड एमडीएम का अकाउंट चाहिए होगा, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर सिंपल विंडोज या लिनक्स डिवाइस है तो उसके क्रेडेंशियल्स क्या होंगे, वो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन। जैसे मैंने कहा कि मुझे डोमेन एडमिन सेलेक्ट करना है, तो मैं डोमेन एडमिन सेलेक्ट करके मैं डन किया, आगे बढ़ा। अब उस डिवाइस का हाल क्या हुआ, असल में इसमें कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे अब मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, अब आपको कुछ डिवाइसेस नजर आ रही हैं, मैंने पिंग वाले कॉलम पे सेलेक्ट किया कि जिन डिवाइसेस से अभी एक्टिवली मेरे पास पिंग आ रही है, ठीक है। यानी एक चीज जो आपको रिक्वायर्ड होगी टू कम्युनिकेट एंड टू टू द हार्डनिंग ऑफ द डिवाइसेस, कि आपको पिंग अलाउ करनी पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि अगर वो पिंग अलाउ नहीं होगी तो सेकहार्ड के लिए वो डिवाइस अनरीचेबल रहेगी, ठीक है। विदाउट पिंग हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर सकते या उसकी हार्डनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर कुछ हर टूल की तरह इसकी भी रिक्वायर्ड पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट्स हैं जिन पे ये कम्युनिकेट करता है टारगेट डिवाइसेस से, वो रिक्वायर्ड पोर्ट्स आपको अलाउ करनी पड़ेंगी। तो फिर ये जो आपका कनेक्शन वाला जो एरिया है ये भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरी डीएलपी रिपोर्ट्स और डीएलपी लॉग की मशीन है, वीएम इस वक्त शटडाउन स्टेट में है, इसीलिए उससे पिंग नहीं आ रहा, इसीलिए उसकी कनेक्शन भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इसको ऑथेंटिकेट कर चुका हूँ पहले, और पहले इसकी हार्डिंग कर चुका हूँ सक्सेसफुली, तो इसलिए यहाँ पे उसने सक्सेसफुली स्कैन चला के मुझे उसका हार्डनिंग स्कोर दिया, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि वीएम शट डाउन है, लेकिन उस पर मैं सक्सेसफुली हार्डनिंग स्कोर चला चुका हूँ और हार्डनिंग भी कर चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि जो मेरी एक्टिव डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो मेरा इवांती ईवीएम सर्वर है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने इवांती ईवीएम सर्वर पे, और मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे इसका स्कोर बताओ कि कितनी डिवाइसेस हैं, इसके ऊपर कंट्रोल जितने हैं मेरे, वो मैंने कितने इंप्लीमेंट कर लिए, ठीक है। अब ये मेरा विंडोज सर्वर है, एज पर CIS यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर ग्राफ के काउंट टोटल जो अवेलेबल है इसके लिए CIS बेंचमार्क के, वो है 399, ठीक है। और उसमें से मैंने कितने इंप्लीमेंट कर लिए, मैंने इंप्लीमेंट कर लिए लेट्स से 100, और उसमें से 299 ऐसे हैं जो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया या मैंने इंप्लीमेंट नहीं किए अभी तक, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द स्क्रॉल डाउन, अब ये मुझे वो सारे एरियाज बता रहा है कि जहां जहां मैं फेल हुआ, ठीक है। वो कौन से हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये आपसे आप ये कहें कि मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए या ऐसी विजिबिलिटी चाहिए जिसमें वो मुझे सारे पास और फेल वाले नहीं बताए, सिर्फ पास वाले बताए, मिसाल के तौर पर। अब मैं एक बार आपको एक सैंपल दिखा कि विंडोज फायरवॉल की अगर हम बात करते हैं और डोमेन प्रोफाइल की बात करते हैं, तो डोमेन प्रोफाइल का जो कंट्रोल है अभी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, यानी इसको इनेबल होना चाहिए लेकिन ये डिसेबल स्टेट में है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। उसको कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सिंपल एक सिंगल क्लिक पे यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, और उससे कहूंगा कि ये कंट्रोल मेरे लिए तुम इम्प्लीमेंट कर दो, सरकार से कहूंगा, कमांड रन करूंगा। तो बैकएंड पे क्या चल रहा है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, बैकएंड पे चल रहा है एक पावरशेल स्क्रिप्ट, ठीक है। वो पावरशेल स्क्रिप्ट बने बनाए इसके अंदर मौजूद है उन सारे CIS कंट्रोल और बेंचमार्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपको अपने एनवायरमेंट में चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तुम रेमेडिएशन करने से पहले बता दो कि तुम क्या स्क्रिप्ट चलाने वाले हो, ठीक है। तो मैं शो पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि भाई मैं इसको रिमेडिएशन करने के लिए मैं इस फाइल में ये एंट्री करूंगा या रजिस्ट्री में चेंजेस करूंगा या फाइल सिस्टम में चेंजेस करूंगा, और क्या ट्रेंड चेंज करूंगा, कौन सी वैल्यू को फॉल्स से मैं ट्रू कर दूंगा, तो वो कंट्रोल इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसकी विजिबिलिटी इवन बिफोर रिमेडिएशन भी वो आपको दे रहा है। अगर बिफोर रिमेडिएशन वो विजिबिलिटी आपको नहीं भी चाहिए, मिसाल के तौर पर, तो आपने डायरेक्टली क्लिक कर दिया रन पे, ठीक है, और उसने स्क्रिप्ट चलाना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूशन शुरू कर दी उसकी। अब ये एग्जीक्यूशन हो रही है, अब जब ये कंट्रोल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो रेड मार्क आ रहा है ना इसके ऊपर, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन के अंदर, ठीक है। और उसने क्या रेमिडिएशन की, कैसे की, क्या स्क्रिप्ट चलाया, कहाँ क्या चेंजेस की, वो करने के बाद आपको दिखा रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये हमें शो कर रहा है इसको हम एक्सपोर्ट करवा लें आउटपुट में, CSV फाइल में या टेक्स्ट फाइल में, तो वो भी वो आपके लिए करके दे रहा है आपको। आपने ये रेसिपी जो चलाई है
बेसिकली जो पावरशेल स्क्रिप्ट्स हैं रेमिडिशन वाले, उनको सेकहार्ड की लैंग्वेज में हम रेसिपीज कहते हैं। तो ये रेसिपीज हजारों लाखों रेसिपीज अगेंस्ट ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस एंड वर्जन्स, ये पहले से इसके इंजन में मौजूद है। जब आप सिलेक्ट करते हैं कोई कंट्रोल, तो वही रेसिपी, वही पावरशेल स्क्रिप्ट एक्टिवेट होता है और वही एग्जीक्यूट होता है। तो आप इसकी एक टेक्स्ट फाइल बना के भी रख सकते हैं अपने पास कि आपने जब ये कंट्रोल इंप्लीमेंट किया था तो उसके आउटपुट में उसने आपको क्या बताया था कि उसने कौन सी चेंजेस की हैं, कहाँ की हैं, किस फाइल में की हैं, डिस्ट्री के कौन से सेक्शन में की हैं, तो सारी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इवन बिफोर रेमिडिएशन भी आप देख सकते हैं, आफ्टर रेमिडिएशन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रोल बैक की। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आपके सामने जो है ना, जो रेड मार्क था वो अब ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, यानी फेल से वो पास वाली स्टेट में आ गया। अब अगर जब ये एक एक करके मैं सारे कंट्रोल इंप्लीमेंट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास के अंदर पहले उसका स्कोर कम आ रहा था, 24% आ रहा था, और अब वो बढ़ के 25% हो गया। यानी जैसे जैसे आप कंट्रोल इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे, आपका सिक्योरिटी स्कोर इंडिविजुअल डिवाइसेस का भी बढ़ेगा, और ओवरऑल रियल टाइम में स्कोर, आपका एवरेज स्कोर सारी डिवाइसेस का कंबाइंड जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई बल्क में रेमिडिएशन करनी है हमें, तो बल्क में रेमिडिएशन करने का भी आपके पास यहीं पे ऑप्शन है। मैं अगेन जा रहा हूँ फिर फायरवॉल वाले सेक्शन में, और मैं इससे ये कहता हूँ कि भाई मुझे बल्क में रेमिडिएशन करनी है। ठीक है, और बल्क रेमिडिएशन करता हूँ मेरे लिए, मैंने सेलेक्ट किया। अब इस सेक्शन के अंदर, फायरवॉल वाले सेक्शन के अंदर, वो कौन कौन से कंट्रोल हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए मुझे करने हैं, उसकी सीवीटी भी बता रहा है आपको। दो की सीवीटी क्रिटिकल है, एक की मीडियम है, फिर अगेन मजीद कंट्रोल्स हैं, सबकी रेमिडिएशन मुझे ऑल एट वंस करनी है। ठीक है, तो ये सारे, अब इसमें से कौन कौन से मैं सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी मेरे पास चॉइस। जिसको इम्प्लीमेंट नहीं करना मुझे, उसको मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, और जिसको इम्प्लीमेंट करना उस पर चेक लगा रहने दूंगा। तो जैसे जैसे ये मैं कंट्रोल इम्प्लीमेंट करूंगा। अच्छा हमारे भी ऐसा तो नहीं कि हमने अगर लेट से हमने कोई चीज कोई एक हमने छोड़ दिया और मान लो वही हाँ, मैंडेटरी था कि उसका वो प्री रेक्विजिट था किसी और का, तो हमें वो भी करना पड़ जाए, कैसा इसमें है कोई ऐसा नहीं नहीं, ऑप्शन? ऐसा नहीं होगा। हर ऐसा हर 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 इंडिविजुअल कंट्रोल जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, उसकी अपना एक सिविलिटी लेवल है और उसका एक अपना स्कोर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक, जैसे एक मेन कंट्रोल है, ठीक है, आपने अगर उसका सिर्फ सब कंट्रोल भी इंप्लीमेंट किया है ना, तो उसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आई है ना आपके सिक्योरिटी पोस्चर में, तो उसकी बेसिस पे ये आपकी स्कोरिंग को इम्प्रूव कर देगा रियल टाइम में। ठीक है, सही सही ऐसा सही। नहीं है कि अगर आपने मेन वाला नहीं किया, एक सब कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, तो आपके सिक्योरिटी पोस्चर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हर इंडिविजुअल सही कंट्रोल, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो उसकी सिविलिटी लेवल क्रिटिकल है, चाहे मीडियम है, चाहे लो है, कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी पोस्चर में इंप्रूवमेंट आई है ना। आपने चीज और जो सिक्योरिटी लेवल बढ़ाया है अपना किसी जी भी जी जी। कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करके, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आई है। और वो आपने कंट्रोल कितनी डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट किया है, इस पे भी डिपेंडेंसी होती है। तो जैसे जैसे आप एक कंट्रोल को जितनी ज्यादा डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट करते चले आते हैं, उससे आपका ओवरऑल ओवरऑल एवरेज स्कोर भी इंप्रूव होता चला है। ठीक है, तो इसमें सही। डिपेंडेंसी वाला चक्कर नहीं है कि अगर आप, जैसे डिसलाइक पैचिंग, अगर आपने दिसंबर का पैच इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप जनवरी का भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो ये बल्क रिमिडिएशन भी करेगा, बल्क रोल बैक भी करेगा। अगर आपके पास, आप चाहते हैं कि ये बल्क रेमिडिएशन करे तो वो भी हो सकता है, बल्क रोल बैक करें तो रोल बैक भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे कि कौन कौन से कंट्रोल ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुए हैं, लेकिन मुझे उनको कंट्रोल को रिवर्स करना है। और रिवर्स का ऑप्शन इसमें कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। VMware में आप अक्सर मशीन पे कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले उसका एक स्नैपशॉट लेते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी मसला हो तो आपके पास एक रिवर्स गियर लगाने का ऑप्शन है। तो वही काम ये आपके लिए करता है सेकहार्ड। वो इस तरह से कि जब भी कोई ये रेमिडिएशन करेगा, चेंजेस करेगा, चाहे रजिस्ट्री में करे, चाहे फाइल सिस्टम में करे, OS के, या कॉन्फ़िगरेशन में करे, फायरवॉल पे, राउटर पे, स्विचेस पे, वो चेंजेस अप्लाई करने से पहले ये जो लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक अपने पास बैकअप बना के रख लेता है, ताकि जैसे ही आप रोल बैक का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये उस मशीन को, उस कॉन्फ़िगरेशन को पुरानी वाली स्टेट में ले जाए, जैसे आपने कोई चेंजेस की ही नहीं, कोई कभी कोई मॉडिफिकेशन हुई ही नहीं, इसी उसी स्टेट में वापस ले जाएगा। तो ये लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप बनाता है। अब इसमें आप डिफरेंट तरीके से जो है विजिबिलिटी ले सकते हैं। अगर आप बोले कि भाई मुझे सिर्फ वो कंट्रोल्स बताओ
जो मैं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ अपने एनवायरनमेंट के अंदर ना, तो ये सिर्फ आपको वही दिखाएगा जो इम्प्लीमेंट हुए हैं सक्सेसफुली आपके पास। फिर अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे वो वाले दिखाओ कि जो फेल्ड है, यानी जो मैं अभी तक अपने एनवायरनमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सका कंट्रोल्स, तो ये आपको सिर्फ फेल वाले दिखाना शुरू कर देगा। जस्ट लाइक रियल इन रियल टाइम ऑलमोस्ट, इफ नॉट रियल टाइम, ऑलमोस्ट इन रियल टाइम, ये आपको विजिबिलिटी भी दे रहा है अपनी, आपके फिल्टर्स के हिसाब से, आपके कंट्रोल्स को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, उसके अगेंस्ट आपका एवरेज स्कोर भी इम्प्रूव कर रहा है, स्कोरिंग भी इम्प्रूव कर रहा है। और रोल बैक के केस में ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है रिवर्स गियर का, कि आप लास्ट को उनको कॉन्फ़िगरेशन जो थी बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, वो आप उसी पुरानी स्टेट में वापस चले जाएं। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना डिस्कवरी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पार्टनर्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है हमें, जो हमारे साथ मिलके इवांती ईपीएम डिप्लॉय कर चुके हैं, उनकी पीओसीज कर चुके हैं। तो ईपीएम में आपको याद होगा कि सब्जेक्ट वाइज भी आप डिस्कवरी करते हैं, आप एडी को भी स्कैन करते हैं फॉर डिस्कवरी ऑफ एसेट्स। ठीक है। या आप एसएनएमपी वर्जन भी यूज करते, तो मेथड भी यूज करते हैं, तो वो सारी टेक्नोलॉजीज तो इसमें है ही। उसके अलावा एडिशनल क्या क्या ऑप्शन है आपके पास डिस्कवरी के, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो सारी डिवाइसेज जो मैंने डिस्कवर की हैं आफ्टर रनिंग द डिस्कवरी स्कैन ऑन माई एडी एंड सबनेट वाइज। अब अगर वो मैं करूँ, डिटेल में जाऊँ उसकी, तो उसके जो मेथड्स हैं अवेलेबल, वो क्या क्या है। ये मैंने अभी बेसिकली अपनी एडी को स्कैन किया हुआ है, और अपने वर्चुअल नेटवर्क के सबनेट को स्कैन किया हुआ है, और अपने फिजिकल नेटवर्क के जो है जो सबनेट है उसको स्कैन किया हुआ है। अब इस जो स्कैनिंग मैंने चलाई है, इसके ऊपर मैं ऑप्शन लगा सकता हूँ कि ये स्कैनिंग रिपीटेडली है। ठीक है। यानी जैसे ही कोई नई डिवाइस ऐड होगी, उस सबनेट के ऊपर या एडी के अंदर डोमेन ज्वाइन होगी, उसकी डिस्कवरी आ जाएगी मेरे पास, और वो यहाँ पे डैशबोर्ड में मेरे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। प्लस और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, डिस्कवरी के। तो उसमें मैं जाता हूँ यहाँ पे डिटेल में डिस्कवरी मेन्यू के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टरी एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर आपका एक्टिव डायरेक्टरी और आपका एलडप जो है, जितने भी आपके एलडप के पाथ हैं, चाहे वो रूट पाथ हो, मेन वाला, या सब पाथ हो एलडप के, जो भी आप स्कैन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है, आप अपने VMware को पूरा स्कैन कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, हाइपर-वी की कर सकते हैं, क्लाउड की कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर नेटवर्क बेस करना चाहें, आप ही बेस DHCP को भी कर सकते हैं स्कैन, आप DNS डिस्कवरी चला सकते हैं, आप SSEM को अपने स्कैन कर सकते हैं, MDM को स्कैन कर सकते हैं, यानी आपका इन टीम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर डिस्कवरी में आपके पास इंस्टेंट डिस्कवरी आ जाती है, ऑटो डिस्कवरी आ जाती है, जो मैंने ऑलरेडी यूज की हुई है, जो कि सबनेट वाइज डिस्कवरी होती है। फिर मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेशन में आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है वो सारी सपोर्टेड हैं। अगर मैं सिक्योरिटी पब्लिक स्कूल की बात करूं, तो टेनेबल नेसिस पे जो भी डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं, सिस्को पे यूज कर एग्जिस्ट करती हैं, नेसिस पे, रैपिड 7 पे यूज इंटीग्रेट होती हैं, वो सारी डिस्कवर हो सकती हैं। एसेट मैनेजर के अंदर आपकी डेटाबेसेस, आपके वेब सर्वर डिस्कवर हो सकते हैं। तो ये हर किस्म की 20+ डिस्कवरीज आपके पास हो सकती हैं। फिर आपके पास रिपोर्ट्स होती हैं कुछ। ठीक है। रिपोर्ट्स किस किस तरह की आप बना सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे प्योरली जो, या तो जनरल आप मुझे वो दे दो कि इसकी क्या रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास आपको हार्डनिंग स्पेसिफिक स्कोरिंग चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी। अब हार्डनिंग रिमेडिएशन स्क्रिप्ट रिपोर्ट, इसके अलावा मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस और हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक समरी रिपोर्ट चाहिए ओवरऑल मेरी हार्डनिंग की, कि मैंने कितनी हार्डनिंग कर ली है। ठीक है। ये रही आपकी हार्डनिंग समरी रिपोर्ट। ठीक है। किस फॉर्मेट में चाहिए, किस टाइप के सर्वर्स पे आपको इम्प्लीमेंट करनी है। अब सारी की सारी डिवाइसेस यहाँ पे पहले से ऑलरेडी हमारे पास डिस्प्ले हुई हुई है। ठीक है। जैसे जैसे हम फिल्टर अप्लाई करते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसकी हार्डनिंग का जो स्कोर है वो कम हो, वो डिवाइसेस फिल्टर होकर मेरे पास कम आएंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हार्डनिंग समरी रिपोर्ट चाहिए इन सब की, मिसाल के तौर पर, तो मैं सारी की सारी डिवाइसेस सेलेक्ट करूंगा, उससे बोलूंगा मैं हार्डनिंग समरी रिपोर्ट दो मुझे इन सारी डिवाइसेस की। इसलिए मैंने कोई फर्दर उस पर फिल्टर अप्लाई नहीं किया, और बोला कि भाई डाउनलोड। अब ये मेरे पास यहाँ पे
थोड़ी देर में रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी। क्योंकि मैंने ज्यादा डिवाइसेस सिलेक्ट की हैं तो उसको रिपोर्ट जनरेट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। अब ये रिपोर्ट आ गई मेरे पास। अब ये मेरी आरडी एडी की हार्डिंग स्पोर्ट रिपोर्ट आ गई, ये मेरी डेटाबेस की आ गई, ये मेरी फायरवॉल की आ गई। तो जैसे जैसे मैंने डिवाइसेस सिलेक्ट की है ना, वैसी वैसी रिपोर्ट आई है। अब एक हिसाब के पर उसने उसको बेसिकली एक कंप्रेस फाइल बना दिया, और अलग अलग टाइप की डिवाइसेस के लिए जो है ना, उसने अलग अलग रिपोर्ट बना दी है मेरे लिए। अब ये मेरी एडी की आईपी है 71, ठीक है, और उसकी फैमिली है माइक्रोसॉफ्ट एडी डायरेक्टरी। इसमें से अच्छा, मैं आपके पास स्क्रीन शेयरिंग दोबारा करूंगा तो फिर आपके पास विजिबिलिटी आएगी उसकी। एक मिनट रुकिएगा। अब नजर आ रही है मेरी स्क्रीन आपको? ठीक है। अब मैंने जिस तरह की डिवाइसेस सिलेक्ट की थी उसको उसने कैटेगराइज किया हुआ है ना अलग अलग। एडी की रिपोर्ट उसने अलग बना के दी है मुझे, हिमांति ईटीएम सर्वर की अलग बना के दी है, फायरवॉल की अलग बना के दी है। तो अगर वो समरी रिपोर्ट में खोलूँ फॉर एग्जांपल आपके सामने, तो ये मेरी एडी है। एडी के ऊपर एज पर सीआई बेंचमार्क अभी जो मैंने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं और उसकी समरी बता रहा हूँ आपको। एडी की आईपी क्या है मेरी, उसकी फैमिली क्या है, ठीक है। पास रेसिपीज कितनी है, 10 है। फेल रेसिपीज कितनी है, 18 है, ठीक है। और उसमें से भी वो कंटेंट बेस आपको बता रहा है इंडिविजुअली कि जो पास है उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका सिविलिटी लेवल क्या है। अब जैसे ये एक कंट्रोल है, ठीक है, ये फेल में आ रहा है, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, उसका सिविलिटी लेवल क्या है, ये सारी चीज आपके सामने आ रही है। ये एक और फेल कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद जो इसके नीचे जो जो पास हुए हुए होंगे, जो यानी जो कंट्रोल आपके पास सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए हैं, वो कौन कौन से हैं। यानी क्रिएट सिंबॉलिक लिंक्स इज सेट टू एंड फिटर्स, ये एक कंट्रोल है जो इंप्लीमेंट होना चाहिए था और वो हुआ है, ठीक है। तो उस उसका स्टेटस बता रहा है, उसकी सिविलिटी लेवल बता रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपको, ठीक है? तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास बन सकती हैं। फिर अगर मैं चाहूँ कि मैं कहूँ कि भाई मुझे मेरे फायरवॉल की रिपोर्ट दो, कि मेरी फायरवॉल में कितने गैप्स हैं, कितने कंट्रोल है जो मैंने इंप्लीमेंट कर लिए हैं, कितने नहीं किए, तो वो ये रिपोर्ट आ गई आपके सामने। ये फायरवॉल कौन सी है, रिसोर्स का नाम क्या है, पालो अल्टो की फायरवॉल है, उसकी आईपी क्या है, 100.2 है। उसकी फैमिली यानी उसका जो फर्मवेयर का वर्जन है वो क्या है, वो पालो अल्टो 10 है। इसकी पास्ट रेसिपीज यानी पास्ट कंट्रोल कौन से हैं जो मैंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिए, तो वो 11 है। जो मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सका वो 33 है। अब उसकी डिटेल्स क्या है, तो ये रही आपके पास, ठीक है। अब SNMP वर्जन 3 ट्रैप्स शुड बी कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटेड, ठीक है, तो वो ऑटोमेट नहीं हुआ हुआ, इसलिए उसको वो फेल में डाल रहा है। फिर इंश्योर लॉगिन बैनर इज सेट टू ऑटोमेटेड, ये हुआ हुआ है काम उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए उसको वो पास में दिखा रहा है। उसकी सीवीटी भी बता रहा है आपको, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, कंट्रोल का नाम भी। इस तरह की जब आप रिपोर्ट्स अपने ऑडिटर को पेश करते हैं, तो वो उनके लिए आपकी स्कोरिंग करना, आपको रेट करना, आपको स्कोरिंग देना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उनके लिए आसान हो जाता है, ताकि आप अपने जितनी भी हार्डनिंग आपने की है उसका एक परफेक्ट, वेरीफाइड और वैलिडेटेड स्कोर आप अपने ऑडिटर से शेयर कर सकते। तो आई रेस्ट माई केस हियर। अब अगर आप इसी आप लोगों के कुछ सवाल आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज वाला लिंक शेयर कर लेता हूँ कि जो आपको रिक्वायर्ड होगा। हमारे भी इसकी प्लीज रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ना हमें? ऐसे बात कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ, उसका लिंक हम जो है बहुत जल्द अपने पार्टनर से और अपने कस्टमर से शेयर करेंगे। तो वो बिल्कुल आप बाद में रिव्यू के लिए आप बिल्कुल देख सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। हमने बिल्कुल ये ठीक है। रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है।
मैं आपसे ठीक लिंक है शेयर कर लूंगा एज सुन एज पॉसिबल, कि आप लोग इस चैट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को सेकहार्ड उनकी सिक्योरिटी हार्डनिंग को सपोर्ट करता है। सही। ओके, तो आपके स्विचेस, राउटर, फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, लोड बैलेंसर, वायरलेस कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर, विंडोज सर्वर, विंडोज क्लाइंट, और आपके मैक ओएस, लिनक्स सर्वर्स, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स, जितने भी वेल नोन डेटाबेस सर्वर्स हैं, मेल सर्वर, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट, आपकी माइक्रो सर्विसेज, आपकी ऑफिस एप्लीकेशंस, आपके वेब ब्राउजर्स, आपके क्लाउड एनवायरनमेंट, आपका एंटीवायरस, आपका डीएलपी, ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी ये सिक्योरिटी हार्डनिंग करता है। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे, अपनी ये लिंक मैंने शेयर किया है आपसे, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्जन्स और कौन कौन से ब्रांड्स की सिक्योरिटी हार्डनिंग को ये सपोर्ट करता है। तो एक जो आपको सेकहार्ड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज यूएसपी एक और मिलती है, वो ये कि आप अपने पूरे के पूरे इंटरप्राइज को कवर करते हैं और उसकी हार्डनिंग करते हैं। इसमें आपकी सारी टेक्नोलॉजीज जो आप यूज कर रहे हैं, ऑल वेल नोन फेमस टेक्नोलॉजीज, सबकी सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं। तो यू नेम इट वी हैव इट वाला मामला है इसमें। और कोई सवाल है सर आपका? नहीं अभी तक तो कोई नहीं भेजा था। ठीक है, तो यू हैव माय कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आप लोग कभी भी रब्ता कर सकते हैं। अपनी क्यूरीज हमसे शेयर करें, अपने चैलेंजेस हमसे शेयर करें सिक्योरिटी हार्डनिंग वाले। ठीक है, तो और हमारी सेल्स टीम में नॉर्थ रीजन को कवर कर रहे होते हैं राजिब, तो जिन लोगों का ताल्लुक लाहौर से है या इस्लामाबाद से है, तो वो राजिब से कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, बजटरी प्राइसिंग ले सकते हैं। जो साउथ रीजन से बिलोंग करते हैं कराची से, वो अब्दुल्ला अनीस से कांटेक्ट करके ईमेल पे या व्हाट्सएप पे उनसे अपनी क्यूरी शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत हो, हम लोग अवेलेबल हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपके ज्वाइन करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेलकम। बात बताएं।